बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों को और उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है और उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सबको डिस्कस कर चुके थे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के पश्चात अब अगले चैप्टर शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, तो इनको डिस्कस करना ये चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर। अब इसमें जैसा कि नाम है इसका, सिद्धांत क्या? वंशागति और विविधता, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वंशागति, वंशागति मतलब कि किसी भी चीज का, किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। ठीक है ना। गति माने गमन, मतलब जाना, और वंशागत यहाँ पर लक्षण जो वंशागत का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना। इनहेरिटेंस या वंशागति, हिंदी में वंशागति। इनहेरिटेंस का मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागति या इनहेरिटेंस कहलाता है। तो आपको याद रखना है ये वंशागति या इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो पहली चीज हो गई वंशागत या इनहेरिटेंस, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशागत या इनहेरिटेंस कहलाता है। अब दूसरी चीज आती है वेरिएशन, है ना, या विविधता या विभिन्नता। विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब परिवर्तन। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जीव आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, प्लांट में या एनिमल में, ये बात जो यहाँ पर ये चैप्टर है, इसमें जो हम वंशागति पढ़ेंगे और विविधता पढ़ेंगे, वो जंतु और पौधे दोनों के लिए होगी। ये नहीं कि पौधे में पढ़ रहे हैं, जंतु में। जैसा पौधों में है उसी तरह से जंतुओं में भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विविधता या वेरिएशन या विभिन्नताएं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्लांट उत्पन्न होते हैं या जो जंतु उत्पन्न होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उनमें कुछ न कुछ विविधता होती है, अंतर होता है, बिल्कुल हूबहू एक जैसे नहीं होते। एक साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया था कि दुनिया में, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें दो जीव एक जैसे हो, दो जीव एकदम समान हो, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, दो जीव एक जैसे नहीं हो सकते। ये किसने बताया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया था। ठीक है ना, कि जंतुओं और पौधों में कुछ न कुछ विविधता अवश्य होती है, हूबहू बिल्कुल सेम नहीं होते। काफी कुछ समानताएं भी होती हैं, लेकिन अंतर भी होता है, हूबहू एक जैसे नहीं होते। ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का मतलब है किसके सिद्धांत हमको पढ़ने हैं? हमें वंशागत के सिद्धांत पढ़ने हैं और विविधता के सिद्धांत पढ़ने हैं।
ठीक है ना। वंशागत माने लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, वंशागत। और विविधता का मतलब परिवर्तन, विभिन्नता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, और उनमें क्या होता है, उनमें विविधता होती है, अंतर होता है, परिवर्तन होता है। अब इनहेरिटेंस के भी सिद्धांत हैं। अब इनहेरिटेंस के सिद्धांत में सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम आता है जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया है, उनका नाम है क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना। इनका नाम क्या है, वंशागत के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये नाम सबसे प्रमुख नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने वंशागत का सिद्धांत दिया। अब इसके बाद इनमें जब इन्होंने दिया उसके बाद तो परिवर्तन बहुत से हुए, लेकिन शुरुआत इन्होंने की, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया कि कौन से लक्षण, किन लक्षणों की वंशागति होती है और कैसे होती है। ठीक है ना, किन किन लक्षणों की वंशागति हो जाती, कौन कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते हैं, कौन नहीं पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी शुरुआत की, एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया, और जब कोई चीज प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दी जाती है तो फिर वो क्या बन जाती है, सिद्धांत, वो प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे यहाँ पर सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत दिए। सिद्धांत का मतलब उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो वो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं, कौन इनको पहुंचाता है, कौन से लक्षण पहुंच जाते हैं और कौन कौन से लक्षण नहीं पहुंचते। ठीक है ना। तो इसको प्रयोग के द्वारा उन्होंने प्रूव करके दिया, सिद्ध करके बताया, तभी वो सिद्धांत बन गया। ठीक है ना। तो इसीलिए ये वंशागति के बारे में मेंडल ने सबसे पहले बताया, और इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, कि न्यू इन्होंने ही डाली। इसके पश्चात तो फिर बाद में कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से प्रयोग किए, परीक्षण किए और नई नई बातें बताई, लेकिन सबसे पहले मेंडल ने बताया प्रयोग के द्वारा। मेंडल ने बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, लेकिन इनको पहुंचाता कौन है, फैक्ट। कौन पहुंचाता है, जो पहुंचाते हैं उनको इन्होंने नाम दिया क्या, कारक। क्या नाम दिया, कारक, हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टर। मेंडल ने जब ये वंशागत का सिद्धांत दिए, प्रयोग किया, उसके बारे में बताया कि ऐसा ये लक्षण पहुंचते हैं, ये लक्षण नहीं पहुंचते, और किस तरीके से पहुंचते हैं, किस तरीके से नहीं पहुंचते हैं, काफ़ी कुछ बताया। शुरुआत की इसकी, तो उन्होंने बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। अब इसको पहुंचाता कौन है, उसको इन्होंने कारक या फैक्टर नाम दिया, क्योंकि जब मेंडल ने नियम दिए थे तब जीन्स के बारे में नहीं पता था। आज तो हम कहते हैं कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य जीन्स करते हैं, ठीक है ना, जो कि डीएनए के बने होते हैं। तो ये तो अब है, लेकिन जब मेंडल ने प्रयोग किए, इसका सिद्धांत दिया और इसका मतलब बताया, तब जीन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसको उन्होंने प्रयोग के द्वारा देख लिया था, प्रयोग के द्वारा इसको समझ लिया था कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई पहुंचाता है, और जो भी पहुंचाता है
उसको इन्होंने नाम दिया क्या? कारक या फैक्टर। जो आगे चल के यही कारक या फैक्टर कहलाया क्या? जीन्स कहलाया है, क्योंकि जीन्स ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखना होगा। क्वेश्चन भी आता है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचाते हैं उसको मेंडल ने क्या क्या नाम दिया था? बाद में तो जीन नाम दिया गया, तो मेंडल ने कारक या फैक्टर नाम दिया था। इसके पश्चात मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसी पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर मेंडल के बारे में भी कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दें कि मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक चर्च के पादरी थे। है? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक चर्च के पादरी थे। इन्होंने नेचुरल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इंग्लैंड से, और फिर इसके पश्चात चर्च में पादरी का काम करने लगे। और वही चर्च के ग्राउंड में ही ये मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते थे। वही चर्च में ग्राउंड था उसी में। इन्होंने मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, सिलेक्ट किया? तो इन्होंने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधों में वैरायटी अधिक होती है, विविधता काफ़ी होती है। तो विविधता या वैरायटी अधिक होने से, लक्षणों के अधिक होने से और रिजल्ट जल्दी प्राप्त होने के कारण विविधता होती है, विभिन्नता होती है और साथ में रिजल्ट जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। जैसे पेपर में पूछा जाता है, मेंडल ने, पौधे तो बहुत सारे हैं, बहुत अधिक हैं, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोगों के लिए क्यों चुना? तो मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे में वैरायटी, विविधता बहुत होती है, बहुत से लक्षण होते हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है और उसके रिजल्ट भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो काम तो हम वही करेंगे जिससे परिणाम जल्दी प्राप्त हो, समझ में जल्दी आए। तो समझ में जल्दी आए, रिजल्ट प्राप्त हो, तो ऐसा हमको मटर के पौधे में ही दिखा कि मटर के पौधे में विविधता भी बहुत है, लक्षण बहुत है जिनको आसानी से समझा जा सकता है और इनके परिणाम भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अब कोई फसल 1 साल, 2 साल, 3 साल में पक के तैयार होती है, या पेड़ बहुत देर में लगता है, बहुत देर में उसके फल आते हैं, तो उन पौधों को सिलेक्ट कर देंगे तो फिर होल लाइफ रेटकल ही करते रहेंगे, परिणाम कुछ भी नहीं प्राप्त होंगे। तो उन्होंने चर्च के ग्राउंड में ही मटर के पौधे पर लगभग 250 एक्सपेरिमेंट कर लिए और उनके रिजल्ट भी प्राप्त कर लिए। तो इतने अधिक एक्सपेरिमेंट इतने कम समय में तभी किया जा सकता है जब से जल्दी जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो जाए, और उन रिजल्ट के आंकड़ों के आधार पर जो रिजल्ट मिले उनका आंकड़ा किया, कनेक्ट किया, और उसके आधार पर जो उन्होंने समझा उसके आधार पर उन्होंने अपने नियम और सिद्धांत दिए जिसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, कहाँ के थे, और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया, वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है, इस चैप्टर का नाम है, उसके बारे में बताया, मेंडल के बारे में, और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, कारक या
फैक्टर नाम दिया था। ठीक है ना। अब इसके आगे जो है इस चैप्टर के बारे में और डिटेल से, आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और नेक्स्ट टर्न पर इस चैप्टर को डिटेल से हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।